दोस्तों, सही सोच, सही जानकारी और एक बेहतर अनुभव अगर पशुपालन में आपके पास है तो निसंदेह आने वाले समय में आपको एक बेहतर परिणाम मिलेगा। और जिस लक्ष्य के साथ आपने उसको शुरू किया है तो उसको बहुत जल्द आप प्राप्त कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लेकिन एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि जिन लोगों के पास पैसा है और पैसे से कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करके हम प्रॉफिट कमाते हैं, ये इस वीडियो में आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। यानी जिसके पास पैसा हो उनके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम लाइव स्टॉक में एक ऐसे बिजनेस की बात करेंगे जिसकी डिमांड अगर हम बात करें तो नेशनल लेवल पे थोड़ा कम है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल में काफ़ी इसकी डिमांड है। और डिमांड इतनी कि इसकी सप्लाई इंडिया के लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो निसंदेह अगर आप इस तरह का व्यवसाय अगर आप करते हैं और एक सही जानकारी के साथ करते हैं तो इसमें आप बहुत जल्द अच्छा पैसा कमाएंगे और जो आपके सपने हैं वो बहुत जल्द पूरे होंगे। तो कौन सा बिजनेस है, क्या तरीका है करने का, कहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं, कम से कम कितने पैसे की ज़रूरत है इस तरह के व्यवसाय करने के लिए, और हम कहाँ हैं, ये तमाम जानकारी अभी आगे वीडियो में मिलेगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आपका भी स्वागत है। अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को पहले बताइए। मैं जोगेंद्र सिंह गंगवार, यूपी रामपुर, तहसील मिलक, तहसील थाना कैमरी, विलेज हुरमतनगर। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अभी हम सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे लाइव स्टॉक में बहुत सारी चीज़ें आज हैं, बहुत सारे लोग जो है डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, काफ़ी लार्ज स्केल पे कर रहे हैं। गॉड फार्मिंग भी लोग काफ़ी कर रहे हैं, गॉड फार्मिंग का तो क्रेज ही इंडिया में है। पोल्ट्री भी लोग कर रहे हैं। लेकिन आप इस जो चीज़ के बारे में अभी अब मैं पूछने वाला हूँ, इसके बारे में कैसे आप सोचे, इसके बारे में बताइए। सर, ऐसा था, मैंने सारे फार्मों पे विजिट की, डेयरी फार्म, गॉड फार्म, मुर्गी फार्म, इस पे सब विजिट करने के बाद में जब मैं हरियाणा पंजाब काफ़ी घूमा और कई जगह गया फार्मों पे, तो मुझे लगा कि सबसे अच्छा काम ये पिग फार्म का है और मैंने ये काम शुरू किया। तब जाके आपने पिगरी के बिजनेस को चुना? जी यस सर। एक सबसे पहली बात कि जैसे लोग नाम ही लेते हैं तो थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशन होती है कि और नहीं तो सूअर का पालन कर लिए। तो ये भी जो है वो रामपुर का जो है ग्रामीण बस्ती है, ग्रामीण इलाका है, तो यहाँ आपको बहुत सारी अवहेलना झेलने को मिली होगी। ऐसी है बात कि नहीं? लोगों ने कहा था कि ये क्या काम किया है, ये वाल्मीकि वाला काम है और छोटी जाति वाला काम है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करना चाहिए, लोगों का काम है कहना, कहते हैं, हमें क्या करना है वो हम करेंगे। इसमें कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं। ये पहले मानसिकता थी कि मतलब नहीं, ये जाति विशेष, यही जाति विशेष के लोग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कर सकता है, बढ़िया काम है। बिल्कुल दोस्तों, मैं भी हमेशा कहता हूँ कि कभी दुनिया वाले जो है आपको रोटी नहीं देने वाले, आपको पैसा नहीं देने वाले, जो आपकी आजीविका के लिए ज़रूरी है वो दुनिया के लोग नहीं देंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपनी मेहनत के बदौलत ही हासिल होगी। तो हमेशा हर वीडियो में मेरा ये सलाह रहता है कि लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह आप छोड़िए, जो करना है एक दृढ़ निश्चय के साथ और एक सही जानकारी के साथ उसमें कीजिए। बात सर सबसे पहले करते हैं कि जैसे इसका ख्याल आपको कहाँ से आया? काफ़ी एनालिसिस आपने किया होगा, जैसा कि आप बोले कि हम ये चीज़ देखें, तो कैसे इसका ख्याल आया, किन चीज़ों के बारे में ऐसा आपको पता चला जिससे आपको मोटिवेशन मिला कि हाँ, हम पिगरी के बिज़नेस को कर सकते हैं? सर, दरअसल ये हुआ था, मैं पुलिस की तैयारी कर रहा था, जॉब की, सब इंस्पेक्टर की, वो ना होकर उसमें फिर मैंने कहा यहाँ टाइम बहुत लगेगा, कोई बिजनेस देखा जाए। अब 20-25 हज़ार की नौकरी, 30 हज़ार की नौकरी में काम तो चलेगा नहीं। बिल्कुल, जिस तरह की महंगाई है। फिर मैं गया, मैंने विजिट किया, फार्मों का विजिट किया, जैसे बड़े बड़े फार्मर हैं इसमें पिग फार्म में, अरबों खरबों रुपये लगा रखे हैं, उनके पास गया तो उन्होंने मुझे समझाया, उनके पास मैंने ट्रेनिंग ली, रहा मैं उनके पास कि कैसा करना है, क्या करना है, तब मैंने जाके इस काम में कदम रखा है। बात करते हैं कि जैसे सबसे पहले ये जो आपका फार्म बना हुआ है, लगभग कितने एरिया में ये बना हुआ है? ये सर 185 फीट लंबा है, 55 फीट चौड़ा है। और इसके इन्वेस्टमेंट में भी मुझे लगता है कि अच्छा खासा खर्च आपने किया है। जी जी, बिल्डिंग में लग गया था इसके 30 लाख रुपये। 30 लाख रुपया सिर्फ इसके कंस्ट्रक्शन पे खर्च हुआ है? मैं ये पैनल लगा के। अच्छा, ये जो सोलर पैनल लगा हुआ? हाँ, जनरेटर पैनल जो भी है, हाँ। और ये समरसेबिल वगैरह सब ये लगा।
अच्छा, पहले इसकी बात करते हैं। जो सोलर प्लेट आपने लगाया है, तो क्या इसके बारे इसमें आपको किसी सरकार की तरफ से सहायता वगैरह मिली है, कृषि विभाग की तरफ से, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, वो बताइए। नहीं सर, मैंने ये खुद ही खरीदा है। खुद लगाया है? हाँ, कहीं से कोई सहायता नहीं। हालांकि आज तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा काफ़ी सब्सिडी जो है, काफ़ी अनुदान इसमें दिया जा रहा है। ये सर, पर अभी इसकी योजना बंद थी जब मैंने ये लगाया था, अब दोबारा चालू हो गई है। योगेंद्र जी, बातचीत के क्रम में आपने बताया कि ये जो बिजनेस है, ये अगर पैसे हैं तभी लोगों को करना चाहिए। आप बातचीत के क्रम में हमको बता रहे थे, तो ये क्या है, क्यों ऐसा आप बोल रहे थे? विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइए। क्योंकि सर, इसको हम 6.5 महीने पालेंगे, जन्म देने के बाद मादा, तो इसका खर्च भी है। अगर आप 10 मादा पालते हैं, न्यूनतम तो 10 लाख रुपए होना चाहिए। 10 लाख? बिल्कुल सर। मतलब कम से कम अगर 10 मादा से अगर शुरुआत करते हैं तो 10 लाख रुपए आपको मिनिमम लेके चलना है। बिल्कुल सर, वो इसीलिए ये काम थोड़ा सा बजट का है। खिलाने पिलाने की इनकी क्या व्यवस्था रहती है, वो बताइए। खिलाने फीड खिलाते हैं सर, और जैसे आपको होटल वेस्टेड है और फीड है अपना, दाना वगैरह यही खिलाया जाता है। बहुत सारे जो फार्म वगैरह वाले लोग हैं वो इस बात को कहते हैं कि जैसे क्या करते हैं कि होटल से जो वेस्टेज बचता है वो मंगवाते हैं, तो वो शायद सस्ता पड़ता है, लेकिन उसके बारे में बताइए। सर, वो लोग करते हैं, पर उसमें बीमारियां ज़्यादा आती हैं। अच्छा। हाँ, और उसका जो ये तैयार होता है, इसको काफ़ी समय लग जाता है, 9 से 10 महीने। और दूसरी चीज़ ये है कि वो ये जो अपना जैसे माल बाहर जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, जो खरीदने वाले आते हैं वो भी देखते हैं कि ये फीड पे पला हुआ है या वेस्टेज पे पला हुआ है, तो वो उसी हिसाब से जाता है। अच्छा, तो दोनों का रेट अलग अलग होता होगा? रेट तो एक ही होता है, पर लेना नहीं चाहता है आदमी। अच्छा, जो फीड पे पला हुआ है उसको ज़्यादा प्रेफर करते होंगे? बिल्कुल सर, उसमें बीमारियां नहीं है बिल्कुल। अब आप मेरी मादा देख लीजिएगा, स्किन देखिए कितनी सुंदर है, ये देखिएगा आप। बिल्कुल। अब बात करते हैं सर कि जैसे इसकी जानकारी वगैरह के बारे में, कि हर चीज़ के बारे में होता है कि एक सही जानकारी के साथ शुरू करना चाहिए। आपने भी जानकारी ली होगी, तो कैसे, कहाँ से, क्या जानकारी इसके बारे में आप लिए, वो बताइए। मैंने बरेली से RBI से जानकारी ली थी, और मेरे जानकारी में कुछ फार्मर हैं, उनसे जानकारी ली थी, उनके पास गया था, विजिट की थी उनसे। मैंने कम से कम 2 साल तक इस पर सर्च किया था। 2 साल के बाद हाँ, सर्च किया? हाँ, फिर मैंने ये काम शुरू किया। वो जानकारी जो है बरेली IVRI जो है इज्जतनगर में, वहाँ से आपने लिया है? जी जी। अब बात करते हैं कि जैसे इसके प्रजनन के बारे में बात करते हैं, तो जैसे एक मादा है तो साल में कितने बच्चे देती है और कितनी बार देती है, वो बताइए। 14 महीने में ये 3 बार देती है, और 10 का एवरेज रहता है। कोई 12 देती है, 14 देती है, 8 भी दे देती है, इतने यही होता है। और जैसे मान लीजिए कि 10 कोई पालना चाहे, कोई 20 पालना चाहे, तो उसमें क्या रेशियो रहता है कि कितने मेल होने चाहिए, कितने फीमेल होने चाहिए? अगर आप 20 मादा, वैसे तो देखिएगा 10 मादाओं पे 1 मेल होना चाहिए उसको प्रेग्नेंट करने के लिए। इनका जो रेट वगैरह की बात करें, कीमत की बात करें, तो जैसे क्या मार्केट में एक अगर कोई पालने के लिए सोचे कि हाँ हम पालना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है कोई, तो क्या रेट रहता है? कि अगर कोई मान लीजिए 10 फीमेल और 1 मेल से शुरू करना चाहे तो क्या रेट उनका रहता है? गिल्ट अगर आप लाते हैं तो इस समय जो रेट चल रहा है वो 150 रुपये किलो चल रहा है। अब 150 रुपये किलो के हिसाब से 15,000 की एक गिल्ट आती है, 1 कुंटल की। और वहीं आप प्रेग्नेंट मादा लाते हैं तो प्रेग्नेंट मादा 170 से 180 रुपये किलो के हिसाब से मिलती है, क्योंकि उसका खिलाने का खर्च भी तो है। बिल्कुल बिल्कुल। आप रखेंगे, प्रेग्नेंट रखेंगे, अगर 2 महीने 3 महीने अपने पास रखी, 2 महीने, तो उसका खिलाने का खर्च आएगा, तो वो 180 से 190 रुपये के हिसाब से आपको मिलेगी। गिल्ट कहने का मतलब है कि जो प्रेग्नेंट नहीं है? हाँ जी, वो होती है गिल्ट। और मेल का क्या रेट रहता है? मेल का सर सेम है। सेम रेट? हाँ, मतलब ब्रीडर जो बोर कहते हैं आप, उसका सेम रेट रहता है? हाँ, सेम रेट रहता है, मगर जो ब्रीड ज़्यादा अच्छा होता है तो थोड़ा महंगा जाता है। नस्लदार, मतलब ब्रीडिंग पे काम, तो ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग पे काम करा जाता है, तो उसी हिसाब से। और इनके जो बच्चे हैं अगर बड़े करके अगर हम बेचते हैं, सेल आउट करते हैं, तो वो कैसे जाता है, वो बताइए। जो आप इसको मांस पर्पस के लिए, मीट पर्पस के लिए जब सेल आउट करते हैं, तो क्या उनका रेट रहता है? वो अभी तो सर मार्केट ये आसाम वगैरह और इधर हमारे इधर से जो व्यापारी लोग हैं वो 150 रुपये को उठा रहे हैं, 150 रुपये किलो। और 1 कुंटल का हम तैयार करके भेजते हैं तो 15,000 का हुआ। मतलब औसतन जो है एक अगर जानवर बेचे तो 15,000 रुपये में सेल आउट हो जाता है? जी जी। और अगर 10 बेचे तो 1.5 लाख रुपए? हाँ बिल्कुल। अच्छा, 15,000? वो भी फैटनर जाता है, जो मांस के लिए जाता है। हाँ हाँ हाँ, अभी रेट बढ़े हैं, 170 तक पहुँचे हैं, मुझे अभी जानकारी नहीं है। हाँ। और वैसे मार्केट में इसके रेट काफ़ी बढ़ गए हैं।
तो औसतन अगर 15,000 रुपये में एक जानवर जाता है तो उसको खिलाने में कितना खर्च आता होगा? खिलाने में 9,000। 9,000 रुपये। 40% बचत है इसमें। फीडिंग में ज़्यादा खर्च है। हाँ 40% का बचत है, 60% इसमें लागत लगेगी। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, काफ़ी अच्छी बात सर ने बातचीत के क्रम में कही, तो एक संक्षिप्त विवरण मैं बता दूं आपको कि जैसा कि सर ने बताया है कि अगर आप जो जैसे होटल वगैरह का देते हैं तो उसमें रोग बीमारी का खतरा बना रहता है, तो इसके लिए सर जो है वो मार्केट का जो कॉमर्शियल फीड होता है डीह्यूज का, उसका इस्तेमाल करते हैं। महंगा पड़ता है लेकिन उसमें किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होता, और जो लेने वाले होते हैं, जो ख़रीदने वाले होते हैं, वो प्रेफर उसी को देते हैं, उसी जानवर को देते हैं जो दाने पे पला हुआ है। और रेट के बारे में सर जैसा कि बता रहे हैं कि अगर टोटल में बात करें उसके कॉस्टिंग की, तो फीडिंग कॉस्ट लगभग 9,000 रुपये बैठता है, यानी 60% उसमें इन्वेस्ट होता है और 40% की सेविंग होती है। क्या सर इतने देर में यही बात निकल के आई है? जी जी। अब योगेंद्र जी बात करते हैं कि जैसे हर चीज़ में अलग अलग ब्रीड होती है, बहुत सारी नस्लें होती हैं, तो सूअर में भी ऐसा कोई नस्ल होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है सर, क्यों नहीं होता है, पूरा नस्ल होता है। इसमें नस्लों ये लार्ज वाइड एकसार है हमारी, और मिक्स ब्रीड भी होता है। इसमें कई ब्रीडें होती हैं, देसी भी होती है, देसी ब्रीड भी होती है, और आपको मैं बताता हूँ मिडल वाइड होती है, और कई अन्य नस्लें, यहाँ 8-10 प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं भारत में। आपने जो पाला हुआ है कौन सा ब्रीड है? लार्ज वाइड एकसार है। ग्रोथ वगैरह इसका अच्छा है? बहुत बढ़िया है, यही चल रहा है अभी इंडिया में, तो यही चल रहा है। ये दोनों मौसम में हमारे यहाँ सूटेबल है। ठंडा गर्मी में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, सर्वाइव कर लेती है? नहीं, हाँ, और देखभाल ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि जैसे देखभाल के बारे में बात करें तो जैसे अगर गॉट फार्मिंग की बात करें तो उसमें साफ़ सफाई का बेहद ध्यान रखना होता है, और हर चीज़ में जितना आप साफ़ सफाई रखेंगे रोग बीमारी का खतरा उतना कम बना रहता है। तो इसमें भी ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल सर, वो साफ़ सफाई जानवर मांगता है, और साफ़ सफाई नहीं रखोगे तो आपके फार्म पे बीमारियाँ आएंगी और आपको प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब यहाँ बीमारी की बात आ गई है तो ये भी जिक्र करना बनता है कि जैसे मान लीजिए कि आप पाल रहे हैं तो इसमें कौन कौन सी रोग बीमारी का खतरा बना रहता है, क्या वैक्सीनेशन का शेड्यूल वगैरह होता है, वो भी विस्तार से बताएं। इसमें बीमारियाँ ज़्यादातर जो आती हैं, जुकाम है, खांसी है, मगर विशेष तौर से इसमें बीमारियों का खतरा रहता नहीं अगर आप साफ़ सफाई रखेंगे तब। और वैसे 6 महीने में स्वाइन फीवर की वैक्सीन इसमें लगती है। स्वाइन फीवर की? जी जी, वो ज़रूरी है। अभी एक इंडिया में अफ्रीका से एक बीमारी आई हुई है ASF, वो चल रही है, मगर वो हमारे फार्मों पे इधर है नहीं, मगर वैसे कोई खतरा नहीं है, बढ़िया काम है, करिएगा। आखिरी सवाल सर कि जैसे खिलाने उलाने का अगर बात करें तो आपने तो बोल दिया कि कॉमर्शियल फीड खिलाते हैं, तो कई दिन में कितनी बार खिलाना होता है, 1 बार 2 बार क्या, और कैसे इसका पानी वगैरह का मैनेजमेंट करते हैं वो भी बताइए। सर खिलाने का 2 बार खिलाते हैं, साफ़ सफाई 2 बार होती है, और गर्मियों में इसकी 3 बार होती है। ठीक है सर। एक दिन में अगर बात करें 10 जानवरों पे तो कितना एक दिन में केवल फीडिंग पे खर्च होता होगा? एक जानवर को 1.5 किलो खिलाया जाता है। एक दिन में एक जानवर 1.5 किलो खाएगा? एक जानवर दोनों टाइम में 3 किलो खाता है, मतलब पूरे दिन में। मतलब कहने का मतलब कि एक जानवर एक दिन में अगर बात करें दोनों टाइम मिला के तो 3 किलो, यानी 10 जानवर का 30 किलो। हाँ बिल्कुल सर। यानी ऑन एन एवरेज जो इसका बॉडी जो आता होगा वो 40-50 किलो का आता होगा? हाँ जी जी जी। तो 1 किलो का औसतन क्या रेट पड़ता होगा सर? 70 से 75 रुपये। 70 से 75 रुपये, यानी मान के चलिए कि एक जानवर कम से कम 200 रुपये का एक दिन में खाती है, तो 2,000 रुपये का एक दिन का फीडिंग कॉस्ट हो गया। जी जी, 10 का। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। नमस्कार सर, आपका भी धन्यवाद सर, आप मेरे फार्म पर आए। दोस्तों ये थे जोगिंदर सिंह जी, उत्तर प्रदेश, ज़िला रामपुर है और तहसील जो है वो मिलक है, और गांव का जो नाम है हुरमत नगर है। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट रहा है इसके अंदर तो आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट सेशन में ज़रूर मैं उसको शामिल करूंगा। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।